हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू विद्युल ऑनलाइन लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 की फिजिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 12th की फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से अगर आप कवर करते हैं, जो कि सीबीएसई एग्जाम में हमसे पूछी जाती है, इवन कंपटीशन में भी एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी में टोटल 15 चैप्टर आपको मिलेंगे। उसमें से जो पहले 8 चैप्टर है, एनसीईआरटी के जो पहले 8 चैप्टर है, उसमें हमें पढ़ना क्या है? उसमें हमें पढ़ना है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये हमें पढ़ना है पहले 8 चैप्टर में, यानी कि आपका 55 से 60% सिलेबस, 55 से 60% सिलेबस जो आपका 12th का है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम करते क्या है, हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं। ध्यान से, हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं। चार्ज, देखिए आप लोग 10th में, पहले तो लिख देता हूं, स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही बड़ी ब्रांच है, ये बहुत वाइड ब्रांच है, तो इसे स्टडी करने के लिए हमने इसे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया फ्रेंड्स। सबसे पहला हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिज्म एंड द लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, पहले 8 चैप्टर, यानी कि आपका 55 से 60% सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज की स्टडी करती है, जो चार्ज की स्टडी करेगी उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब पूरा हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। 10th क्लास में आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो, वहां पर आपने चार्ज के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, चार्ज के बारे में अच्छे से डिस्कस किया होगा। यहां पर हम फर्दर इसका थोड़ा डीप लेवल देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब हुआ रुका हुआ। तो मतलब देखिए, जो चार्ज होता है ना, चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। चार्ज या तो पॉजिटिव होता है जो प्रोटॉन की वजह से हुआ, या नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। होता क्या है, जो आपका एटम होता है, एटम के सेंटर में आपके न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो सराउंडिंग में चक्कर लगा रहे होते हैं। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ सकते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए होते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाते। उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका न्यूक्लियर फोर्स ही होता है। तो इसे बाहर निकाला नहीं जाता, इसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हल्का सा भी एनर्जी मिल जाए, हीट दे दो, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस के चक्कर लगाने के बजाय बाहर निकल आता है, तो वो फ्री हो जाता है, वो मूव करने लग जाता है। तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। तो हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन की करते हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो। चार्ज आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है, लेकिन प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है, वो बाहर ही नहीं आएगा, वो अपना घर में रहता है। जो घर में ही रहता है उसकी स्टडी क्या करे? जो बाहर ही नहीं आ रहा उसके बारे में क्या पढ़े? अंदर ही रहना है उसने। तो इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी एनर्जी मिलती है, वो बाहर आ जाता है, वो मूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो जाता है। तो हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। तो चार्ज में भी हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैटिक अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या है? रेस्ट में है। तो व्हेन
चार्ज इज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, चार्ज इज एट रेस्ट, कि आपका जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, चार्ज इज एट रेस्ट। जब भी आपका चार्ज रेस्ट पे होगा उस वक्त जो हम उसकी स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कर तो हम लोग चार्ज की स्टडी रहे हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आएगा। जब भी आपका चार्ज स्टैटिक होगा, रुका हुआ होगा, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। ध्यान में रखना, आपको फ्रेंड्स प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक स्टेप को, जो मैं बोल रहा हूं आपको हर एक डेफिनेशन को प्रॉपर आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है। तो आपका जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो जो वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी कि रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सब अच्छे से डिस्कस करेंगे, सब देखना है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपका जो चार्ज है वो मूव करने लग गया, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग, लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब उसके अंदर कोई एक्सलरेशन नहीं है, उसके अंदर किसी भी तरह का एक्सलरेशन नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि चार्ज पर फोर्स नहीं लग रहा, वो सिर्फ मूव कर रहा है, चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे मूव किया जा रहा है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर। मतलब, और जब भी एक चार्ज मूव करेगा, चार्ज कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जब भी चार्ज आपका मूव करता है, जब भी चार्ज आपका मूव करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो क्या बनाता है फ्रेंड्स, वो बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, आपको ध्यान में रखना है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आपका चार्ज है, चार्ज इज मूविंग विद एक्सलरेशन, चार्ज इज मूविंग विद एक्सलरेशन, मतलब यहां पर आपका चार्ज जो है वो एक्सलरेट करता है। ध्यान रखिए, यहां पर चार्ज आपका मूव कर रहा है पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पर चार्ज आपका मूव कर रहा है लेकिन एक्सलरेशन के साथ कर रहा है। और जब भी एक चार्ज एक्सलरेट होता है, जब भी एक चार्ज एक्सलरेट होता है, वो अपने अंदर से ईएम वेव्स निकालता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब भी चार्ज एक्सलरेट करता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। ध्यान में रखना, ठीक। तो ये था, मैंने आपको बताया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि हम लोग पहले 8 चैप्टर जो हमारे एनसीईआरटी के हैं, मतलब 55 से 60% में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज की स्टडी करती है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज को फर्दर हम लोगों ने किसमें, इस स्टडी को फर्दर हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट हमने बनाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमारा चार्ज जो है वो रेस्ट में रहेगा। दूसरा हमने क्या कहा कि दूसरी फील्ड है मैग्नेटिज्म, जिसमें आपका चार्ज मूव तो करेगा लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तीसरी फील्ड है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें आपका चार्ज मूव करेगा लेकिन एक्सलरेशन के साथ मूव करेगा। जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखना है, हम लोग जब चार्ज पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें होंगी। जब मैग्नेटिज्म बात करेंगे ना, वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात करेंगे। ध्यान रखना, स्टैटिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर दोनों फील्ड होगी, लेकिन बात हम बेसिक मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड की ही करेंगे, प्रोड्यूस दोनों होगी। ध्यान रखना, मैं आपको पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, चार्ज आपका एक्सलरेट करेगा और उसके अंदर से ईएम वेव जनरेट होगी। तो ये बेसिकली मैंने आपको पहले 8 चैप्टर का बताया। उसके बाद हमारी आ जाती है जो बाकी 9-10 चैप्टर है, उसमें हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स यानी कि आपकी स्टडी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट के दोनों नेचर, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, कि लाइट स्ट्रेट पाथ में भी ट्रेवल करती है, लाइट वेव्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, वो हमें देखना होगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर। उसके बाद हमारी आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर। तो ये हमारा सिलेबस होता है। तो अब अगले आपकी फ्रेंड्स 55 से 60% सिलेबस में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही चलता रहेगा। स्टडी ऑफ चार्ज करनी है, लेकिन उससे पहले जब हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम पहले ये तो देख ले कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, हमें चार्ज का बिहेवियर भी देखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की, कि चार्ज होता क्या है। कि जिस
चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि वो चार्ज होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं चार्ज की। व्हाट इज चार्ज? देखिए फ्रेंड्स, चार्ज की हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, चार्ज की कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हम चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है। ध्यान रखना है, चार्ज आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, चार्ज इज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट एग्जर्ट फोर्स ऑन द अदर बॉडी, जिसकी वजह से वो फोर्स लगा पाती है, और वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। फोर्स अट्रैक्टिव, यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको फ्रेंड्स साथ के साथ लिखना है, इसे प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट एग्जर्ट यानी बॉडी एग्जर्ट, इट एग्जर्ट फोर्स ऑन अदर बॉडी, इट एग्जर्ट फोर्स ऑन अदर बॉडी। और ये जो फोर्स लगता है फ्रेंड्स, फोर्स हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं कि दो बॉडी होगी, उनके पास मासेस होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, तो वो जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन यहां पर जो फोर्स होता है वो आपका फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, फोर्स आपका रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पर कि चार्जेस का नेचर कैसा है, चार्जेस किस तरह के हैं। अगर मैं बात करता हूं अट्रैक्टिव फोर्स की, अट्रैक्टिव फोर्स कब होंगे? जब आपके अपोजिट चार्जेस होंगे। देखिए यहां पर बात करते हैं, इतना उतार लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं, फिर उसके बाद नेचर की बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए नेचर ऑफ चार्ज, जो ये अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगता है, ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ चार्जेस। अब देखिए चार्जेस दो तरह के होते हैं, दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, या मैं ऐसे लिखता हूं इसे पॉजिटिव चार्ज। एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो ये क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे। सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। नेचर अगर सेम होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। मतलब ये वाला इस साइड फोर्स लगाएगा और ये वाला जो चार्ज है वो इस साइड फोर्स लगाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये वाला इसे इस साइड भगाएगा, ये वाला इसे इस साइड, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, तो अट्रैक्ट कौन करेगा? अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। यहां पर देखिए, एक हो जाए पॉजिटिव, एक हो जाए नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इनके बीच में होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स? चार्ज इज बेसिकली द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर बॉडी।
दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव, दिस फोर्स मे बी रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा? जब आपके अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे, और रिपल्सिव फोर्स कब होगा? जब आपके सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो उन पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये हमने बात की चार्जेस की। अब यहां पर चार्जेस की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी फर्दर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका चार्ज क्या रहता है? चार्ज आपका रेस्ट में रहता है। चार्ज आपका रेस्ट में रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, देखिए जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, हम प्रोटॉन के बारे में नहीं लेंगे क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में है। इसे भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स में, फर्दर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। एक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, एक हमने बनाया इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और एक बनाया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। अब इसमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में? इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती है? जब भी एक चार्ज स्टैटिक रेस्ट में होगा, रेस्ट में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोगों ने पढ़ना है इसमें गोज लॉ के बारे में। गोज लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, 100% गारंटीड है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप सीबीएसई एग्जाम दे रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक, 12th लेवल के अगर आप स्कूल एग्जाम दे रहे हो, गोज लॉ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर इसकी एप्लीकेशन आएगी। गोज लॉ आपसे पूछा जाएगा आपसे, या फिर आप इसकी एप्लीकेशन, गोज थ्योरम, बेसिकली लॉ भी नहीं, गोज थ्योरम, थ्योरम कह लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। गोज थ्योरम आपसे 100% पूछी जाएगी। कंपटीशन में गोज थ्योरम से आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि गोज थ्योरम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहां पर हम लोगों ने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। हमें पढ़ना होगा कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा स्कूल का कह लीजिए या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और गोज थ्योरम यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, गोज थ्योरम, और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि हम लोगों ने जो हमारे पहले एनसीईआरटी के जो पहले 2 चैप्टर है ना, उसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 है और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 है, तो ये हम पढ़ते हैं। मैं आपको चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था, तो ध्यान से आपको प्रॉपर्टी को नोट डाउन करना है। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। पहली प्रॉपर्टी है ये, ऊपर हेडिंग डाल सकते हो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। और ये आपको प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना न्यूमेरिकल्स ही सोल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, पहली प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स? चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, इज रिमेन कांस्टेंट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं पर क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा, कोई भी आइसोलेटेड, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? आइसोलेटेड, अगर देखिए आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कुछ नहीं आ सकता, जिसके बाहर कुछ नहीं जा सकता। एग्जांपल की मैं बात करता हूं, सबसे पहले यूनिवर्स। आपका जो यूनिवर्स है, जो पूरा का पूरा आपका विश्व है, ब्रह्मांड है,
इससे बाहर क्या जाएगा, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, यूनिवर्स से बाहर कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं है, वहां से कुछ आ नहीं सकता और यूनिवर्स के अंदर से कुछ जा नहीं सकता क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। तो ऐसी चीज को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए आइसोलेट कर दिया हमने किसी एक पर्टिकुलर स्पेस को, पर्टिकुलर जगह को आइसोलेट कर दिया कि ना तो कुछ अंदर जा सकता है और ना कुछ अंदर बाहर आ सकता है, तो वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो यहां पर क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है, एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर स्पेस ले लिया, ये मैंने एक पर्टिकुलर स्पेस ले लिया, ये आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया मैंने, क्या ले लिया फ्रेंड्स, आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पर होगा क्या, चार्ज ना तो अंदर आ सकता है ना कुछ, मतलब इसके अंदर ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। तो मैंने यहां पर ली ए बॉडी, यहां पर ली बी बॉडी और यहां पर ये ले ली मैंने सी बॉडी। ए बॉडी हो गई, बी बॉडी हो गई, सी बॉडी हो गई। ए बॉडी पर चार्ज मैं कहता हूं, देखिए जो चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट आपको ध्यान में रखनी है कूलाम, चार्ज की जो यूनिट होती है कूलाम, और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है कूलाम। कूलाम के ऊपर, कूलाम एक साइंटिस्ट था, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन के ऊपर है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन हमारे सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में उनकी यूनिट को, फोर्स की यूनिट को हमने न्यूटन बोल दिया। ठीक उसी तरह चार्ज के लिए हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। ये स्पेलिंग ठीक कर लिए, COULOMB, ठीक, कूलाम। तो यहां पर देखिए मैं कहता हूं ए बॉडी पर 3 कूलाम का चार्ज है, 3 कूलाम का। बी बॉडी पर मैं कहता हूं 4 कूलाम का चार्ज है और सी बॉडी पर मैं कहता हूं 5 कूलाम का चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हुआ, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 3 + 4 7, 7 + 5 12। अब क्या किया मैंने, अब क्या किया, ये सिस्टम आइसोलेटेड है, इन तीनों बॉडी को आपस में रब किया, कॉन्टैक्ट किया, इन तीनों बॉडी में आपस में इंटरेक्शन हुई और इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ, इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ कि ए बॉडी पर जो चार्ज था पहले कितना था 3 कूलम, अब वो हो गया 2 कूलम। बी बॉडी पर पहले था 4 कूलम, बी बॉडी पर था 4 कूलम, अब वो हो गया 6 कूलम, अब वो हो गया 6 कूलम। सी बॉडी पर था 5 कूलम, तो आपको बताना है सी बॉडी पर चार्ज कितना है, आपको बताना है सी बॉडी पर। तो हमने पढ़ा है चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इस सिस्टम से बाहर कुछ गया नहीं, इस सिस्टम से बाहर कुछ आया नहीं, ना चार्ज बाहर गया ना चार्ज अंदर आया, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहां पर 3 + 4 7, 7 और 5 12, पहले कितने थे 12 कूलम, तो अब भी कितने होने चाहिए 12 कूलम ही होने चाहिए। यहां पर कितने हैं 2 + 6 8 8, तो यहां पर कितना आ गया 4 कूलम। 6 + 2 8, तो यहां पर 12 चाहिए, तो आपका कितना हो गया 4 कूलम हो गया। तो सी बॉडी पर चार्ज कितना आ गया 4 कूलम। तो ये है पहली प्रॉपर्टी, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, कि आपके आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। मतलब आप चार्ज को ना क्रिएट कर पा रहे हो ना डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो, पर आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो यहां पर मैं से एक बार आप ये एग्जांपल यहां पे साथ में बना लीजिए, एग्जांपल दिया मैंने ये, जिससे आपको ये पहली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं, और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, चार्ज can neither be created nor be destroyed but can transfer from one body to other, but can transfer from one body टू अदर। हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से, चार्ज को ना तो, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी में हमने ये तो सीख लिया कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कितना चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं, किस अमाउंट में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, अब
साथ के साथ आपको इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करना है फ्रेंड्स। ये प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है, कंपटीशन में इन्हीं प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बनते हैं और आपको एग्जाम में स्कूल एजुकेशन, अगर आप स्कूल लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये प्रॉपर्टीज वहां पर राइट डाउन करनी होगी। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब जो इसका मीनिंग मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि जो चार्ज ट्रांसफर होगा, जो चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, वो आप नंबर की फॉर्म में, नेचुरल नंबर जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह आप ट्रांसफर कर सकते हो। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड इन ओनली इन नंबर फॉर्म। नंबर यानी कि जैसे कि यहां पर आप 1.1 1.2 1.3 इस तरह आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस तरह आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। होता क्या है देखिए, जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट है तो आप इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ नहीं सकते, आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर ए बॉडी है मेरे पास और ये है मेरे पास बी बॉडी, मैं ए बॉडी से बी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर करना चाहता हूं, ए बॉडी से बी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो ये आइदर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन कर सकता हूं, लेकिन मैं 2.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, 4.4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, 6.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ है ही नहीं। हालांकि क्वार्क्स आपके डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन वो अभी हमें सिलेबस में है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना। क्वार्क्स जैसे आपके हो गए E/3 प्लस माइनस E/3 2E/3, तो ये आपके फर्दर डिवाइडेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड किया जा चुका है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारी अजम्पशन, हमारी जो सोच है वो ही रहेगी कि जो चार्ज है, चार्ज आपका कैसा रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो सबसे छोटी यूनिट है, वो सबसे छोटी यूनिट रहेगी चार्ज की, उसको फर्दर ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो आपका जो चार्ज होगा, चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब अगर आप चार्ज को ट्रांसफर करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूं ए बॉडी से बी बॉडी पर, ए बॉडी से बी बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूं, तो मैंने कितना चार्ज भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इतना चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए। मैं यही बात करूं, मैंने ए बॉडी से बी बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो ए से बी पर कितना चार्ज मैंने ट्रांसफर किया, तो एक के साथ आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3 के साथ कितना आ जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं कहता हूं 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो मेरे पास एक के साथ इतना चार्ज आया, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आ गए मेरे पास 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक उसी तरह मैं कहता हूं कि मैंने n इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए, तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, चार्ज जो मेरा ट्रांसफर होगा वो होगा Q इज इक्वल टू में n मल्टीप्लाइड बाय E, Q इज इक्वल टू में n मल्टीप्लाइड बाय E, इतना चार्ज मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। ये है मेरा बेसिक फॉर्मूला, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो आपका इंटीजर होगा, वो आपका इंटीजर। यहां पे प्लस माइनस होता है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज रिपल्सिव भी हो सकता है, तो आपका जो चार्ज है प्लस माइनस NE, ये है आपका बेसिक फॉर्मूला जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, किस तरह फॉर्मूला है मैंने आपको बता दिया। तो ये जो चार्ज है, अब जरूरी थोड़ा है कि इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां से क्या हो गए 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो आपसे बी बॉडी पर कैसा चार्ज होगा, 5 इलेक्ट्रॉन आए है ना, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इस बॉडी से चले गए तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा,
पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पर होगा Q इज इक्वल टू में प्लस Ne, प्लस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू हो गई 5। E आपका हो गया चार्ज 5E। यहां से आपके पास B बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो B बॉडी पर ये Q A बॉडी के लिए हो गया, और Q B बॉडी के लिए अगर मैं बात करूं, Q B बॉडी के लिए कितना हो जाएगा? -5E, -5E। ये होता है आपका चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब जो चार्ज होगा वो इंटीजर की फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे वो इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, यानी कि चार्ज आपका क्वांटाइज है, चार्ज इज क्वांटाइज इन नेचर। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी के बात करते हैं। चार्ज does not depend on the speed of the object। जो आपका चार्ज होता है, चार्ज आपका स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज किसका होगा? चार्ज किसी भी बॉडी पर होगा ना, चार्ज किसी भी बॉडी पर होगा। ठीक, तो अगर बॉडी की स्पीड कितनी है, बॉडी की स्पीड कितनी है, चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपका मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू में m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर का स्क्वायर रूट। m नॉट क्या है यहाँ पर? m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका मास होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर कोई मास, अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड के कंपैरेबल, लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड के लगभग, जैसे लाइट की 3 लाख किलोमीटर है ना, तो किसी ऑब्जेक्ट की अगर हो जाती है 2.5 लाख, 2,70,000 या फिर 3,10,000 हो जाती है, वैसे लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड होती नहीं है, लेकिन 2,90,000 हो जाती है, तो कोई भी बॉडी अगर इतनी स्पीड तक लाइट के कंपैरेबल 2 लाख भी हो जाती है, कंपैरेबल पहुंच जाती है, तो उस बॉडी का जो मास है वो चेंज होने लगता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उस बॉडी का जो मास है वो चेंज होने लगता है, यानी कि मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। पर चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, आपको ध्यान में रखना है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये सब जो ये जो मास होता है आपका, ये चार्ज होता है, इसको उतार लीजिए फ्रेंड्स, फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। ये जो आपका चार्ज होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हम लोग 11th में पढ़ते हैं, वो क्वांटिटी जिनकी हेल्प से हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वो क्वांटिटी जिनकी हेल्प से हम लोग फिजिक्स के लॉ को, जैसे कि F इज इक्वल टू में m इंटू में a, मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ पर मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, a एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। हमने एक लॉ एक्सप्लेन कर दिया, F इजिकल टू में m इंटू a, तो ये फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। ठीक, यहाँ पर जो चार्ज है वो भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो या तो स्केलर होती है या वेक्टर होती है। टेंसर नाम का टेंसर भी होता है, लेकिन वो हमें सिलेबस में नहीं है, वो हमें नहीं पढ़ना। तो हमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी हमें 2 तरह की पढ़नी है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। तो चार्ज हमारा कैसी क्वांटिटी है? चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। तो मतलब कि आपके पास अगर कहीं पर एक बॉडी के पास, मैं आपसे कहता हूं कि ए बॉडी पर 2 कूलम का चार्ज है, बी बॉडी पर 4 कूलम का चार्ज है, तो इन दोनों बॉडी पर कितना चार्ज होगा? आप डायरेक्ट इन्हें ऐड कर सकते हैं कि ए प्लस बी पर 6 कूलम का चार्ज होगा। आप डायरेक्ट इन्हें ऐड कर सकते हैं। यही कहती है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप सिंपल जो मैथमेटिक्स 2 + 2 4, 4 + 4 8, आप डायरेक्ट उन्हें ऐड कर सकते हैं। ये होती है आपकी चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। मैं आपके साथ गोस थ्योरम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गोस थ्योरम और उसके न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आज फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग।